कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर अगर देखा जाए, उस संदर्भ में अगर हम डब्ल्यूटीओ को समझें, अगर हम पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को देखें, उसमें आईएमएफ है, आईबीआरडी है, डब्ल्यूटीओ है, और एक एलिमेंट आप और यूज कर सकते हैं, एमएनसीज, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि जितने भी रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादातर विकसित देशों की तरफ ज्यादा है। जितने भी क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है वो उनका निर्माण आप देखेंगे विकसित देशों में ज्यादा है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, नाफ्ता। आसियान इज ओनली रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विच इज इम्पोर्टेंट इन एशिया, अफ्रीका। अदरवाइज आप देखेंगे, इसलिए पूरा आप देखेंगे कि दुनिया का पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर वो साफ तौर पे दिखता है किसके फेवर में है, नॉर्थ के फेवर में है। विकसित देशों के लिए हम नॉर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं और विकासशील देश हैं ग्लोबल साउथ। तो ऐसा सिस्टम तो है। इस संदर्भ में जरा देखा जाए फिर डब्ल्यूटीओ के वर्तमान मुद्दे क्या है और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है, कल हमने आपको ऑप्शन बताया भी था, अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो व्हाट वी शुड डू, फिर हमें क्या करना चाहिए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण विकल्प बनता है कि अगर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण ध्यान में रखने की है कि अगर विश्व की आर्थिक व्यवस्था इसी प्रकार की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर अगर इसी प्रकार का है, तो डब्ल्यूटीओ की वार्ताएं होंगी वो निश्चित तौर पर हम अकेले नहीं देख सकते, पहला। और वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर देखते समय आप ये भी ध्यान में रखिए कैसे ये आगे पीछे होता गया है। जैसे 1991 से आप देखेंगे 2008 तक, 1991 से 2008 तक, यानी फ्रॉम वॉशिंगटन कंसेंसस से 2000 तक देखेंगे तो देयर वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, और ऐसा लगा कि भूमंडलीकरण का दौर लगातार आगे बढ़ रहा है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ये सब प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। अगर आप देखेंगे फ्रॉम 2008 टू 2015-16, ये है इकोनॉमिक रिसेशन का पूरा फेज। यूरोप में कई प्रॉब्लम आई। तो आप देखेंगे इस दौर में जो इकोनॉमिक रिसेशन का दौर पूरे यूरोप में आया, अमेरिका में आया, तो दैट इज ए फेजिंग अ चार्म ऑफ इकोनॉमिक, दैट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो 2008 के बाद आप देखेंगे कि देयर इज सम काइंड ऑफ डाउन टर्न इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 2008 के बाद चीजें थोड़ी सी नीचे आने लगी। तो लोगों का जो अट्रैक्शन था कि ग्लोबलाइजेशन के प्रति, भूमंडलीकरण के प्रति, वो थोड़ा सा नीचे आया। अभी आप देखेंगे जो तीसरी टेंडेंसी है, दैट इज इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान में ज्यादा दुनिया अनसर्टेन दिखती है कि बिकॉज ब्रेग्जिट, उधर ब्रेग्जिट हो रहा है, उधर यूएस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ट्रंप अपना रहा है, यानी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो नाउ वर्ल्ड इज मोर अनसर्टेन इन कंपेरिजन टू फेज बिटवीन 91 2008। तो अगर देखेंगे जब इतनी समस्याएं हो रही हैं उसका इम्पैक्ट डब्ल्यूटीओ पर आएगा या नहीं आएगा। इसी देखिए मेंस में कोई चीज हम लिखते हैं तो ऑलवेज वी शुड हैव ए ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट। अगर हम डब्ल्यूटीओ देख रहे हैं केवल मामला डब्ल्यूटीओ तक सीमित नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमें विश्लेषण नहीं मिल पाएगा कि में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसी समस्याओं का समाधान किया जाए, क्या हमारे पास विकल्प हो। तो आप देखेंगे ब्रेग्जिट ने
यूरोपियन यूनियन के आधार को हिला दिया है, एंड दैट इज नॉट अ ब्रेक्जिट. दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन ओवर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. केवल ब्रेक्जिट का मामला नहीं है, फिर तो दारीकरण पे, भूमंडलीकरण पे, सभी मुद्दों पे लोगों ने सवाल उठा दिया. फिर आप देखेंगे कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका एडॉप्टिंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज. और दूसरी संगठन जो नाफ्ता है, अमेरिका ऑल्सो इवन परसुइंग फॉर स्क्रैपिंग ऑफ नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया. तो टीपीपी तो खत्म ही हो गया, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि ओबामा ने आगे बढ़ाया था. और इवन कि ये नाफ्ता के बारे में भी अमेरिका का विचार ऐसा है कि उसको भी खत्म ही करेगा वो. तो नाउ वर्ल्ड इज वेरी मच अनसर्टेन. और आप देखेंगे पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का उभार आपको दिखेगा, निर्जातीय संघर्ष ज्यादा दिखेंगे. और माना भी जाता है कि जब राष्ट्रवाद का उभार दिखता है तो निश्चित तौर पर दुनिया में अस्थायित्व की संभावनाएं बढ़ती हैं. और राष्ट्रवाद आगे बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा. तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी का मतलब क्या है कि अमेरिका जो लीडर था पूरी दुनिया का, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी को आप देखिए, द कंट्री विच हैज ऑलवेज बीन अ लीडर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट इज एडॉप्टिंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, दैट इज समथिंग सरप्राइजिंग. इस कॉन्टेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ कहाँ बढ़ रहा है और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, यही में विचार करना है कि हमारे पास एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए, हमारे पास का मतलब है कि विकासशील देशों की बात, और विकासशील देशों में इंडिया लीडर है. और मान लीजिए कि हम लास्ट वाले चैप्टर में लिखा भी गया है इंडिया और भारत विदेश नीति वाले मामले में, इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ, उसमें इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ की बात की गई है. इसका सीधा सा मतलब है कि आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो भारत का दृष्टिकोण है वही तो विकासशील देशों का परिप्रेक्ष्य है. थोड़ा अंतर भले आ जाए, थोड़ा अंतर भले आ जाए. जरा अब इस कॉन्टेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ को देखिए और उस बात को हम फिर देखेंगे. तो जरा देखें डब्ल्यूटीओ की इशूज क्या है और इंडिया कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया के क्या कॉन्टेक्स्ट है. तो ऐसा लगता है कि 2008 के बाद वॉशिंगटन कंसेंसस कितना प्रभावी होगा, ये ध्यान देने का विषय है कि वॉशिंगटन कंसेंसस कितना इफेक्टिव होगा, ये थोड़ा सा ध्यान हमें देना पड़ेगा. अब देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, जरा देखिए. तो अब देखें डब्ल्यूटीओ की इशूज क्या है, मुद्दे क्या है. सिंगापुर तो हमने बता दिया था. अब उसके बाद जो डब्ल्यूटीओ मेजर इशूज आए, दैट वाज दोहा डेवलपमेंट राउंड. The major issue before WTO came in form of Doha development round. अगर आप देखेंगे कि दोहा डेवलपमेंट राउंड की बात अगर की जाए तो सवाल है कि इट इज ए डेवलपमेंट राउंड और इट इज ए ट्रेड राउंड. ये विचार का मुद्दा होता है, क्या ये विकास की वार्ता है या व्यापार की वार्ता है. और हेडिंग सुनकर बड़ा लगता है कि दोहा डेवलपमेंट राउंड. और आप याद रखिए सिंगापुर मुद्दे पर जितनी समस्याएं उत्पन्न हुई, सिंगापुर मुद्दे पर जब नॉर्थ एंड साउथ के बीच में स्टेलमेट हुआ, प्रॉब्लम आई, तो डब्ल्यूटीओ ने एक नया ही कॉन्टेक्स्ट दे दिया. विकसित देशों ने यह कहा कि आगे आप व्यापार करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा तो उसके साथ विकास भी बढ़ेगा. इसलिए व्यापार और विकास एक दूसरे के पूरक है. तो डब्ल्यूटीओ के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया कि दुनिया में जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे गरीबी भी खत्म होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा सब खत्म होगी. इसलिए इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, दोहा डेवलपमेंट राउंड. इन इट्स नॉट अ ट्रेड राउंड, पर ये गरीबी को हटाने के लिए, अशिक्षा को हटाने के लिए ये सबसे बेहतर माध्यम है कि आप विकास को आगे बढ़ाइए. लेकिन इतनी आसानी से ये मामला लोगों को पसंद नहीं आया. और आज की डेट में तो लोग कहते हैं कि दोहा डेवलपमेंट राउंड की बात अब नहीं की जा रही है, लेकिन इट इज स्टिल मैटर ऑफ डिबेट दैट कि दोहा डेवलपमेंट राउंड कभी सफल हुआ, सफल नहीं हुआ उसका. तो ये तो अब तो लोग दोहा डेवलपमेंट राउंड की बात ही नहीं कर रहे हैं.
लेकिन डब्ल्यूटीओ की पिछली बैठक अर्जेंटीना में हुई, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। उसमें कोई आम सहमति बनी नहीं पाई। ये प्रॉब्लम बार बार डब्ल्यूटीओ के सामने आ रही है, और प्रॉब्लम का मूल कारण ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन पे असहमति है, क्योंकि अब तो दुनिया में अर्थव्यवस्था का कहीं न कहीं मॉडल है उदारीकरण, भूमंडलीकरण। तो समस्या ये नहीं है कि लोगों को ये बात नहीं पसंद आ रही कि इकोनॉमी बेकार है। समस्या ये है कि आखिर में उसमें विकासशील और विकसित देशों के हित पूरे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसी मतभेद मचा हुआ है। और उसके लिए हम क्या करें, उससे पहले तो दोहा डेवलपमेंट राउंड में व्हाट आर मेजर इशूज, जो प्रमुख मुद्दे हैं, जरा देखें कि दोहा डेवलपमेंट राउंड में जो प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या है। जो मेजर इश्यूज हैं वो हैं क्या, जो प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या है। मेजर इश्यूज में जो पहला है एग्रीकल्चर, कृषि, दूसरा है सर्विस, तीसरा है नामा, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, तीसरा है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो ये विकासशील देशों के सामने जो बड़े मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं वो है एग्रीकल्चर का, सेवा का, नामा का, प्रेफरेंशियल या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का। और अभी तो एक और भी जो अर्जेंटीना में पिछली बार है, ई कॉमर्स, एक नया मुद्दा आ गया है ई कॉमर्स का। आपको हम याद दिला दें, एग्रीकल्चर के मामले पे समस्याएं समय समय बदलती रही हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो लगभग एक जैसी हैं। जैसे कि आप देखेंगे एग्रीकल्चर में विकसित और विकासशील देशों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। वैसे कई लोग कहते हैं क्या वाकई सारे ग्लोबल साउथ का इंटरेस्ट एक ही जैसा है, वेदर द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ आर सेम आर नॉट। ये बड़े विवाद का सवाल है कि लोग कहते हैं ग्लोबल साउथ में भी अपने आप में बड़ी कैटेगराइजेशन है, अफ्रीकन देशों के इंटरेस्ट अलग हैं, भारत एक बड़ा देश बन चुका है, ब्राजील एंड चाइना ये ग्लोबल साउथ में है या नहीं है, दैट इज मैटर ऑफ डिबेट। न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज अलग हैं, ऑयल अफ्रीकन अगर विकासशील देशों की श्रेणी आप बनाएंगे। यूपी पीएसएस में एक बार सवाल आया था, क्या जो तीसरी दुनिया है ग्लोबल साउथ है, क्या इसका विचार वाकई प्रभावशाली है। तो आप देखेंगे विकासशील में बहुत सारी कैटेगरीज है, तो ऐसा है नहीं कि एक ही कैटेगरीज है, लेकिन फिर भी जब विकसित और विकासशील देशों की तुलना होगी तो अपने आप में तब ऐसा माना जाता है कि विकसित देश दे आर मोर एडवांस इन कंपेरिजन टू डेवलप। लेकिन सिंगापुर का मॉडल है, सिंगापुर में पर कैपिटा इनकम इज जस्ट डबल टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं और सिंगापुर विकासशील देशों का पार्ट था। ये सिंगापुर का डेवलपमेंट इतना तगड़ा हुआ है कि दैट इज अमेजिंग बिफोर द एंटायर वर्ल्ड। ये माना जाता है पूरी दुनिया के लिए एक तरीके का सबसे बेहतर मॉडल है। तो अब सवाल है कि ये कभी विकासशील देशों श्रेणी में थे, लेकिन सिंगापुर के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति ली क्वान ने 1959 से लगभग 37 साल तक लगातार शासन किया, एक व्यक्ति ने। एंड सिंगापुर डेवलप बिकॉज ऑफ द गुड गवर्नेंस। न उसके पास कोई तेल है, न कोई लोहा है, न कोयला है। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं नो सिंगापुर डेवलप बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो सिंगापुर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, वही दुनिया में पता नहीं कितने से स्मॉल साइज वाले देश हैं।
सिंगापुर ही नहीं है, दुनिया में 50 देश उसी के साइज के हैं, वो जहां के वहीं रह गए। इसका मतलब है अगर लीडरशिप अच्छा हो, चीजें लॉन्ग टर्म में चले, तो निश्चित तौर पर, और यही मॉडल चीन फॉलो कर रहा है, यही मॉडल चीन फॉलो कर रहा है। और सिंगापुर इज अ मिरेकल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। साउथ कोरिया तो वही है। ईस्ट के जितने आप देश देखेंगे बहुत तेजी से आगे निकले हैं। और ईस्ट के विकासशील देशों में खास बात रही है, उन लोगों ने डेमोक्रेसी को नीचे रखा है। जैसे ली क्वान जब वहां पे शासन करते थे तो कोई अपोजिशन पार्टी का व्यक्ति आता था, देयर इज अ मेजर इशू बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो ली क्वान हमेशा कहा करते थे कि भाई ये बताओ, विपक्षी नेता हो ठीक है, विपक्षी नेता में तुम ऐसा क्या करोगे जो मैं नहीं कर रहा हूं? विपक्षी नेता कहता मैं अगली करूंगा तो तुम नहीं कर रहे हो। इसलिए सिंगापुर में किसी दूसरे पार्टी को 37 साल में उभरने ही नहीं दिया गया। उनका क्या डेमोक्रेसी है, बताओ मैं परफेक्ट काम कर रहा हूं, तुम्हारे पास कोई ऐसा मॉडल हो जो बताओ मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं छोड़ दूंगा शासन, चुनाव करने की जरूरत नहीं है और तुम शासन करो। और सवाल है उससे बेहतर मॉडल क्या हो सकता है? दैट इज अ मॉडल। इसलिए ये कहा जाए कि दुनिया में एक जैसा इशू ग्लोबल साउथ एक है, एक अनेक है, बड़ा डिबेट का विषय है। एग्रीकल्चर में भी अलग अलग समय पर अलग अलग विषय रहे। अब आप जानते हैं कि विकासशील विकसित देशों के मामले एग्रीकल्चर पर अलग अलग होते हैं और समय समय पर इशूज अलग अलग रहे। जैसे कि एक बार इशू था सब्सिडी का, तो सब्सिडी विकसित देश बहुत देते हैं, लेकिन अभी जस्ट मामला उल्टा हो गया है। अभी समस्या आ रही है इंडिया के ऊपर। अब अमेरिका वगैरह बहुत अलग अलग तरीके से सब्सिडी, जो पॉपुलर ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, मतलब वो सब्सिडी अलग अलग कारणों से देते हैं। मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई सब्सिडी दे देंगे, कृषि के विकास के लिए कई सब्सिडी, उनका नाम अलग अलग है। निर्यात के लिए सब्सिडी जो देते हैं वो एम्बर बॉक्स है, पर्यावरण के संरक्षण के नाम से सब्सिडी देंगे वो ग्रीन बॉक्स है। तो अलग अलग तरीके से सब्सिडी देते रहते हैं। तो पहले विकासशील देश ये कहा करते थे कि सब्सिडीज गिवन बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड, और अगर आप सब्सिडी दे देंगे तो विकासशील देशों कृषि उत्पादन के बाजारों में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार मैं कहीं मार्केट में गया और उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका का सेब आ रहा है। आई भाई, अब बिकेम वेरी सरप्राइज कि अमेरिका, और अमेरिका की मूली इंडिया में बिकेगी। इसका मतलब क्या, अमेरिका के प्रोडक्ट इतने सस्ते हो गए? भाई अमेरिका इज वेरी कॉस्टलियर मार्केट। तो अमेरिका के प्रोडक्ट इतने सस्ते हो गए, सस्ते हुए नहीं, सस्ते करा दिए गए। कैसे? सब्सिडी देके, सब्सिडी देके। अच्छा, हमारे यहाँ सब्सिडी पर कौन बाहर पकड़े रहता है? आईएमएफ। भाई आप याद रखिए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या है कि राज्य कल्याणकारी सुविधाएं नहीं देगा, राज्य सब्सिडी नहीं देगा। ये प्लान है, ये प्लान है आईएमएफ का। इसलिए हमारे लिए समस्या केवल डब्ल्यूटीओ से ही नहीं है, आईएमएफ और आईबीआरडी भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन आज मामला अलग हो गया है सब्सिडी के मामले पे। आज इंडिया के ऊपर ऐसा आरोप है कि इंडिया का जो कौन सा एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट में आज ये मामला इंडिया के ऊपर आ गया है। एंड डब्ल्यूटीओ पूरा इंडिया के खिलाफ आ गया है और क्या डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि इंडिया का जो सब्सिडी है फूड सिक्योरिटी इज डिस्टोर्टिंग द मार्केट। अब कैसे मार्केट डिस्टोर्ट कर रहा है? यानी पहले सरकार ज्यादा कीमत पे अनाज खरीदती है, एमएसपी क्या है? अब देखिए, यही तो है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। भाई सीधी सी बात है, सरकार ऐसे कैसे कर देगी कि पहले आप अनाज कीमत बढ़ाते हो, उसके बाद किसानों से अनाज खरीद लेते हो, उसके बाद आप मुफ्त में अनाज लोगों को दे देते हो। तो बताइए, यहाँ कोई प्राइवेट प्लेयर आ पाएगा कभी? अगर कोई प्राइवेट खिलाड़ी आना चाहे कि भाई इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में हम आएंगे, आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार ऊंचे दाम पे कीमत इन्फ्लेट करके सामान खरीद ले रही है और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रही है। तो इंडिया से पूछा गया कि यू आर डिस्टॉर्टिंग द ट्रेड इवन प्रैक्टिसेस। आप डब्ल्यूटीओ की बात को नहीं मान रहे हो, आप व्यापार को बाधा उत्पन्न कर रहे हो। इंडियन का नहीं, व्यापार का मुद्दा ही नहीं है, एक खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है। इंडियन का एफएओ से पूछो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से पूछो, और इंडिया ने यह भी कहा
ये देखो भाई, आप ही तो कहते हो गरीबी निवारण करो। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का मूल पर्पज क्या था? गरीबी निवारण, पॉवर्टी लिवेशन। अब गरीबी निवारण अगर मूल उद्देश्य था यूएन का, तो इंडिया गरीबी निवारण कर रहा है, व्यापार को बाधित कर रहा है। फूड सिक्योरिटी एक्ट सोशल इशू है, ट्रेड इशू है? अब बताइए, दुनिया में आप कह रहे हैं जनसंख्या भी नियंत्रण करो, आप कह रहे हैं पर्यावरण की रक्षा भी करो। पर्यावरण की रक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए गरीबी दूर होनी चाहिए, और गरीबी दूर होने के लिए भोजन पानी मिलना चाहिए। और अब तो यकीन मानिए, यदि एक इंग्लैंड के विचारक थे हायक, उनको थियरी में पढ़ना है, नव उदारवादी विचारक थे। हायक कहा करते थे मुफ्त में कभी भी चीजें लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, मुफ्त में मिलने पर हरामखोरी की आदत हो जाती है। कई बार दोस्तों आई बार सरप्राइज, अभी बड़े मुस्टंडे मुस्टंडे टाइप के लोग हैं, सड़क पे भीख मांगते रहते हैं, इधर आओ भाई काम करोगे? अरे काम नहीं करूंगा। और हमारे यहाँ दाताओं की कमी नहीं है, मंदिर पे जाएंगे लड्डू बांटेंगे, बहुत बड़े दाता बन गए हैं सब भिखारियों को। ये दाता नहीं बन रहे, आप पूरी जनरेशन खराब कर रहे हैं। अब उनकी क्या है, 24 घंटे वहीं बैठे रहेंगे, दिन रात अफीम पियेंगे, उसके बाद लड्डू लेकर खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे। ऐसा दान देना खतरनाक है। लोगों को आप सुविधाएं देंगे, काम करने को सिखाएंगे? आप काम करना सिखाइए, सुविधाएं मुफ्त में मत दीजिए, नहीं तो वही फिर आदत पड़ जाएगी। और हमारे यहाँ एक कहावत है, अजगर करे चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। किसी के दाता मार्क्स हैं, किसी के दाता राम हैं। और अब देखेंगे एग्रीकल्चर में पहला बिग इशू सब्सिडी, और अभी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू है सब्सिडी। तो अब यही मेजर इशू है, अब ये इशू कभी नहीं बदलेगा। अब हो सकता है नई नई घटनाएं आ जाए, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। तो इंडिया कह रहा है भाई देखो हम सब्सिडी देंगे, और अमेरिका विकसित देश थोड़ा इंडिया के स्टैंड को समझ रहे हैं, मगर ठीक है भाई थोड़ा सा भी देखें। तो अभी इस मामले पर कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है। यह है कि डब्ल्यूटीओ ने कुछ दिन तक इंडिया को रिलैक्सेशन दे रखा है, जिसे कहते हैं पीस क्लॉज। रिलैक्सेशन कब तक मिलेगा ये निश्चित नहीं है। इसे अर्जेंटीना में तो कह दिया गया ठीक है, इंडिया को थोड़ा भी रिलैक्सेशन दे के रखते हैं, बाकी अगले समिट में होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। तो एग्रीकल्चर का इशू इस तरीके का है। उसमें एक और इशू बार बार आता रहता है, जैसे एक है स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। एग्रीकल्चर में एक और भी इशू आता है, स्पेशल सेफ गार्ड। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म अब देखेंगे स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म है क्या, ये विशेष रक्षा प्रणाली क्या है। भाई सीधी सी बात है, जितने डब्ल्यूटीओ के पार्टनर हैं सब इक्वल टैरिफ लगाएंगे, ये तो आप जानते हैं। MFN स्टैंड फॉर द इक्वल ट्रीटमेंट। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म का मतलब है कि मान लीजिए कि अमेरिका की कृषि उत्पाद पे हम भी उतने टैरिफ लगाएंगे जितना अमेरिका लगाएगा, जर्मनी जापान सब एक टैरिफ लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमारे यहाँ अमेरिका के कृषि उत्पाद का बहुत बड़ी मात्रा में आयात होने लगा, तो हमारा तो कृषि बाजार बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। व्हाट इज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म? इज काइंड ऑफ सेफ्टी वॉल्व, स्प्रिट ब्रेकर। इसका मतलब है जब हमारे बाजार में कृषि उत्पादों की मात्रा ज्यादा आयातित हो जाएगी और हमें लगे कि हमारा कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा, तो हम क्या कर देंगे, एक ऑटोमेटिक टैरिफ लगा देंगे। व्हाट इज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म? इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक टैरिफ, विशेष रक्षा प्रणाली है। ये क्या है, स्वचालित। हम स्वचालित क्या कर देंगे, प्रशुल्क बढ़ा देंगे। अब सेफगार्ड मैकेनिज्म में स्वचालित प्रशुल्क कितना बढ़ा देंगे, इसी बात पे मतभेद है। जैसे विकासशील देश कहते हैं कितने आयातित वस्तु पर सेफगार्ड मैकेनिज्म अप्लाई होगा,
ये डिबेट का मुद्दा है। और टैरिफ का रेट कितना होगा। और विकासशील देश ये चाहते हैं कि कम से कम वस्तु की मात्रा पर ये अप्लाई हो, विकसित देश चाहेंगे ज्यादा ज्यादा वस्तु पर, और विकसित देश चाहेंगे टैरिफ का रेट कम हो, विकासशील देश चाहेंगे टैरिफ का रेट ज्यादा हो। मान लीजिए कि मक्के की बात की जाए, मान लीजिए कि अगर कॉर्न अमेरिका से आ रहा है तो हमने स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के अंतर्गत एग्जाम्पल लें, हमने कहा 1000 टन से ज्यादा मक्का जैसे हमारे बाजार में आएगा हम ये अप्लाई कर देंगे। अमेरिका कह रहे नहीं 1000 टन नहीं 5000 टन, अमेरिका के लिए मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा, जब हम स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म लाएंगे तो स्पेशल टैरिफ लगाएंगे जो इक्वल ट्रीटमेंट का उल्लंघन होगा। तो हम कह रहे हैं कि हम लगाएंगे 10%, अमेरिका कह रहे हैं 5%। यानी टैरिफ कम होनी चाहिए अमेरिका के हिसाब से, मात्रा ज्यादा होनी चाहिए अमेरिका के हिसाब से। एंड फ्रॉम आवर ओन साइड टैरिफ शुड बी मोर एंड क्वांटिटी शुड बी लेस। ये स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है। और कुल मिला के कृषि का मुद्दा यहीं पे घूम के आता है, विकासशील देशों के लिए एग्रीकल्चर आजीविका का मुद्दा है, विकसित देशों में एग्रीकल्चर आजीविका का मुद्दा है, रूरल डेवलपमेंट का मुद्दा है। विकसित देशों में एग्रीकल्चर इज ए प्योरली इशू ऑफ ए ट्रेड, कॉमर्स। भाई वहां के लोग अगर कृषि उत्पादन कर रहे हैं तो बेचने के लिए, ऐसा नहीं कि उनकी जनता अपनी आजीविका के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। और उनके गांव का क्षेत्र भी इतना ज्यादा विकसित है वहां। अब जैसे यूरोप और अमेरिका में गांव का मतलब होता है कि जहां मल्टीप्लेक्स ना हो, जहां बड़ी बड़ी इमारतें ना हो, गांव है। गांव का ऐसा मतलब नहीं सड़क ना हो, हेल्थ सुविधा ना हो, स्कूल ना हो। वहां तो गांव गांव में ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, गांव गांव में वैसी सड़कें। और हमारे गांव होने का मतलब क्या है दोस्तों, न सड़क, न पानी, न बिजली, न दूर दराज से पूरी कटा हुआ, न टावर, न मोबाइल सिग्नल। ये गांव है। तो वैसा वहां नहीं है। एग्रीकल्चर भी ये मुद्दा ही है। दूसरा, सर्विस। लिखवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको सब मिल जाएगा लिखा हुआ। कोई बात नहीं, मिल जाएगा, जब भी मिल जाएगा चिंता मत करिए, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। अगला, सर्विसेज। सर्विसेज में क्या है, मोड 1 की सर्विस, मोड 2, मोड 3, मोड 4। डब्ल्यूटीओ में सर्विस का मामला है 4 मोड के। अब मोड 1 में जो ट्रेड होता है वो कैसा होता है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का ट्रेड कैसा होता है, बिना लोगों के आदान प्रदान के ट्रेड हो जाए। जैसे आप देखेंगे कि जितने बीपीओ का बिजनेस है, कॉल सेंटर पे जो लोग काम करते हैं वो अमेरिका के लिए सर्विस देते हैं, लेकिन अमेरिकन से मिलते नहीं। इंडिया में बैठे बैठे अपने सर्विस बेचना अमेरिका को। बहुत सारे लोग तो यहाँ से इंडिया से बैठे बैठे स्काइपी पे अमेरिकन स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, देयर टीच फ्रॉम द इंडिया। ये क्या है, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग के बिजनेस में फायदा किसको ज्यादा है, जिसके पास लेबर कॉस्ट सस्ता है। इसे मोड 1 की ट्रेड में इंडिया जैसे देशों को ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमारे पास श्रम सस्ता है, हमारे पास लोग काम करने के ज्यादा है। जबकि मोड 1 में विकसित देशों को घाटा है। मोड 2 में क्या होता है, जैसे कि टूरिज्म, टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट इज कम्स अंडर मोड 2। मोड 1 में आउटसोर्सिंग। तो मोड 2 में जैसे कि टूरिज्म है, ट्रीटमेंट है। अच्छा, हमारे यहाँ से लोग ट्रीटमेंट कराने यूएस जाते हैं, यूएस से यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ से पढ़ने वहां जाते हैं, वहां से पढ़ने यहाँ आते हैं। इसलिए मोड 2 में विकसित देशों को ज्यादा फायदा है।
नॉर्थ इज मोर इन एडवांटेजेस कंडीशन, क्योंकि उनके पास सर्विस सेक्टर ज़्यादा डेवलप है, टूरिज्म उनके यहाँ ज़्यादा आ जाता है। हमारे यहाँ टूरिज्म में क्या प्रॉब्लम है, उतनी फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ हॉस्पिटलिटी सेंटर्स इतने अच्छे नहीं है। जरा सोच के देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह तो पूरी दुनिया में नहीं है। उत्तराखंड, लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल उत्तराखंड एंड हिमाचल इज देयर। और कश्मीर का तो कोई कंपेरिजन नहीं है। जरा सोच के देखिए, बस स्विट्जरलैंड में इतनी बात है कि पहाड़ों पहाड़ों के भीतर तो ट्रेन चली गई है। हमारे यहाँ पहाड़ों में पैदल के रास्ते हैं, इस तरह फर्क होता है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और वहां पे एक एक से, मतलब एक एक से, हिमाचल उत्तराखंड में ऐसी जगह हैं जो कि स्विट्जरलैंड से 10 गुना बेहतर हैं, और कश्मीर की तो बात ही अब छोड़ दीजिए। ये पूरी दुनिया का टूरिस्ट, और इंडिया, इंडिया व्हाट इज डाइवर्स कंट्री। मरुस्थल दिखाना हो तो इंडिया जाइए। ऑस्ट्रेलिया में लोग क्या देखने जाते हैं समझ में नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया में है क्या? कंगारू, पूरा का पूरा डेजर्ट, मतलब 3/4 जमीन तो पूरा डेजर्ट है। और थोड़ा सा कोस्टल एरिया है, वहीं पे सिडनी में लोग थोड़ा सा ओपेरा वगैरह बन गया, वहीं पू 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 करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, लो ये की कोई देखने वाली बात है। ओ माय गॉड, इंडिया ने केरला, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट मे बी ऑन द अर्थ। गोवा, ओ माय गॉड, गोवा, जॉय ऑफ इंडिया। क्या कमाल की बात है यार। इंडिया में एक से अंडमान निकोबार आइलैंड अब डेवलप कर दीजिए, इतने ज्यादा टूरिस्ट है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है भी टूरिज्म में। अरे बिहार, गौतम बुद्ध, बिहार का मतलब जानते हैं कितना बड़ा बिहार है? जहां पहले गौतम बुद्ध ने बिहार किया। और यूपी, ताजमहल कहाँ है? यूपी में तो पूरी, ये यूपी तो पूरी दुनिया, यूपी में तो पूरी दुनिया आती है दोस्तों। ये बात अलग है कि हमारी गवर्नमेंट उतनी उतनी प्रभावशाली नहीं रही। और अब देखिए, ताजमहल को ब्रांड कर दीजिए, कुंभ को ब्रांड कर, पूरी दुनिया का टूरिज्म खींच लेंगे हम। दो चीज को ब्रांडिंग कर दीजिए। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला कमजोर है। अच्छा, हमारे यहाँ वो लोग ऐसे होशियार हैं, उनको अंडा नहीं चाहिए, मुर्गी ही मसोड़ देते हैं दोस्तों। एक टूरिस्ट आएगा, तो एक बार टूरिस्ट आ गया ताजमहल में, स्विट्जरलैंड के कपल्स थे। अच्छा, वहां पे जैसे विदेशों से लोग आते हैं तो उनको डर जैसी कोई चीज नहीं होती, उनके देश में ऐसा नहीं है। अब विदेशों में क्या, स्विट्जरलैंड में कहीं कोई महिला अकेले जंगलों में चली जा रही है रात, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर सिक्योर। वहां बिना किसी के, मतलब ऐसे किसी पे झपट पड़ना, किसी पे आक्रमण कर देना, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। उनके यहाँ ये हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ एक स्विट्जरलैंड कपल है, तो एक लड़का का हम साथ फोटो खिंचवाओ, जबरदस्ती कर रहे हैं, लड़ाई कर ली इस बात के लिए। कमाल की बात है। ये जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसलिए बहुत विदेशी बहुत नाराज हो जाते हैं ऐसे। और हम तो सोचते हैं को नोच लें। अरे भाई, एक टूरिस्ट जाएगा 10 को भेजेगा, उससे टूरिज्म बढ़ेगा। और टूरिज्म, इसका मतलब मोड 2 में दे आर इन मोर एडवांटेज, के पास अच्छे भाई अच्छे हों। अदरवाइज आप लंदन में इतने लोग जाते हैं, लंदन इज द मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो वैसा तो मुंबई को भी बना सकते हैं। तो इसलिए मोड 2 में दे आर इन मोर एडवांटेजेस कंडीशन। मोड 3 में क्या है? मोड 3 में हम कोई इंस्टीट्यूशन को सेटअप करके ट्रेड करते हैं। जैसे एसबीआई कोई ब्रांच हमने अमेरिका में स्थापित कर दी। मोड 3 में एक तरीके से लगभग, जैसे मोड 2 में क्या है कि थोड़े समय के लोगों का आदान प्रदान होता है। मोड 3 में इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करते हैं, जैसे हमने बैंक बना दिया कहीं, होटल्स बना दिए कहीं, दूसरे देशों में जाके बैंक्स बना दिए, होटल्स बना दिए। तो मोड 3 में डेवलप देश ज्यादा एडवांस है। वैसे अभी टेंडेंसी आप देखेंगे, मेडिकल टूरिज्म में इंडिया बहुत तेजी से उभर रहा है। और हमारी इतनी चीपेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे कि जो ट्रांसप्लांट यूएस में 20 लाख में होता है, इंडिया में 4 से 5 लाख में हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया के मेडिकल टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो इंडिया को फायदा तो इस समय हो रहा है। और चौथे मोड में है
जहां विकासशील देखो तो सबसे ज्यादा फायदा चौथा मोड है, फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्तियों का मुक्त आदान प्रदान। मोड चौथा है प्राकृतिक व्यक्तियों का मुक्त आदान प्रदान, फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल पर्सन। फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल पर्सन। आप कहेंगे यार प्राकृतिक व्यक्तियों का क्या, व्यक्ति व्यक्ति के सामने हमने प्राकृतिक शब्द का प्रयोग क्यों किया? हम ये नहीं कह रहे कि व्यक्तियों का आदान प्रदान, इस शब्द का आपने प्रयोग क्यों किया कि प्राकृतिक व्यक्तियों का आदान प्रदान? हाँ, क्योंकि कंपनी को हम आर्टिफिशियल व्यक्ति के रूप में मानते हैं, इसलिए नेचुरल पर्सन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि नेचुरल पर्सन मतलब हम आप। और एक बात याद रखिए, आज भी जो भूमंडलीकरण की परिभाषा को शामिल किया जाता है, तो भूमंडलीकरण की परिभाषा में लिखा जाता है फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस, सर्विसेज एंड गुड्स। वित्त का, वस्तु का, सेवा का मुक्त आदान प्रदान भूमंडलीकरण है, लोगों का मुक्त आदान प्रदान नहीं। लोगों के मुक्त आदान प्रदान को रोका गया है। और यकीन मानिए हम पूरे ग्लोबलाइजेशन के लिए तैयार हैं, हम पूरे भूमंडलीकरण के लिए तैयार हैं। वो जो चाहे हम शर्त मान लेंगे, बस एक खोल दें, फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल पर्सन। और याद रखिए उसके बाद दोस्तों दिल्ली खाली हो जाएगा। जबकि अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, आप रोज न्यूज में पढ़ते होंगे H1B वीजा, लगातार वीजा को टाइट कर रहे हैं वो। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में बाहरियों को आने से रोक रहे हैं। और संयोग की बात दोस्तों, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, सितंबर 2001 के बाद आतंकवादियों ने नया बहाना भी मिल गया। ओसामा बिन लादेन ने पूरे विकासशील देशों का बड़ा नुकसान किया। कोल्ड वार में एक बड़ा फायदा था, कोल्ड वार में खूब जा जाके वहां बस गए। और दोस्तों इंडियन और खासतौर पे सरदार, और कहा जाता है पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, आलू सरदार आपको हर जगह मिल जाएंगे। मतलब यू कांट फाइंड एनी प्लेस इन द वर्ल्ड जहां दो चीजें न मिले, आलू दूसरा पोटैटो दूसरा सरदार, ये दोनों जगह मिल जाएंगे। और एक याद रखिए इंडिया वाले तो दोस्तों ये रिस्ट्रिक्शन लगाते रहे, हम भी जुगाड़ के मास्टर हैं दोस्तों, हमारे जुगाड़ को समझ नहीं पाती। और जुगाड़ कैसे लगाते हैं? अभी एक व्यक्ति इंडिया पंजाब का था, उसने 30 लाख रुपए खर्च किया अमेरिका में घुसने के लिए। क्या आइडिया अपनाया जाता है? बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे मैं एक आपको बता रहा हूं। आइडिया नंबर 1 है, पहला सामान तो हमारे लोग जैसे रसिया जाते हैं, रसिया, क्योंकि हमारे यहाँ से सीधे फ्लाइट लेटिन अमेरिका के लिए नहीं है, तो पहले यूएई जाएंगे, यूएई से फ्लाइट लेंगे रसिया जाएंगे, रसिया से जाएंगे लेटिन अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, और मैक्सिको की लैंड बाउंड्री मिलती है अमेरिका से, और बाकी तरफ अमेरिका में घुसना इम्पॉसिबल है, कनाडा से आप घुस नहीं सकते, दोनों तरफ समुंदर है। मैक्सिको सबसे पोरस बाउंड्री है, इसे देखा ट्रम्प क्या कर रहा है, मैक्सिको की दीवार बनाओ, दीवार बनाओ। हमने ग्लोबलाइजेशन में दीवार मत बनाओ ट्रम्प, कैसी बात करते हो? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है मुक्त दुनिया, तुम दीवार बनाने की बात करते हो। वो दीवार इसलिए बनाना चाह रहा है। और एक व्यक्ति का नाम मनदीप सिंह था, लेकिन वो दोस्तों 30 लाख रुपए खर्च किया, कहां कहां से घूम के। आप कहेंगे एयरपोर्ट से क्यों नहीं गया? एयरपोर्ट से जाएगा तो एथेंटिक वीजा के साथ जाएगा, और एथेंटिक वीजा के साथ जाएगा तो उतने दिन अगर आप यहाँ से नहीं निकलते आपके सर शुरू हो जाएगी, और अमेरिका में बचना मुश्किल हो जाता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है वहां पे। वो वीजा में ऐसा चिप लगा देंगे आपके, कहीं भी ट्रेस कर लेंगे, आप कहीं भी रहे, वो इंडिया नहीं कहीं जाकर घुस गए, पाकिस्तान से हम लोग क्रिकेट मैच देखने आए, उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गए वो। ये प्रॉब्लम है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो बाकायदा इस सिस्टम का बहुत तगड़ा है। लेकिन जब कोई आदमी बिना हमारी लीगल मामले में घुस गया, तो चूंकि मनदीप सिंह ने कहा मेरा बड़ा भाई इसी तरीके से पहले घुस गया था, और उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। अब सवाल है कि अगर हमने किसी इलीगल तरीके से मैं घुस गया, मैं किसी अपने रिश्तेदार घर में जाकर बैठ गया, तो घर की पुलिस में अंदर थोड़ी देखेगी, और मेरा कोई भाई है, कोई दोस्त है, मैं उसी कार में जा रहा हूँ, और एक बार काम करना शुरू कर दिया, 2 4 10 साल बाद मामला बन गया। दूसरा तरीका लोग अपनाते हैं, अब यहाँ से कनाडा गए, पासपोर्ट इंडिया का लेकर गए, कनाडा जाते पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया, अब कनाडा की पुलिस पकड़ेगी, कहाँ की हो? अब सवाल कहीं जिसके पास पासपोर्ट नहीं हो, कहीं का नहीं हो।
भाई पासपोर्ट ही तो आपकी पहचान है। पासपोर्ट रिकॉग्नाइज दैट विच कंट्री यू बिलोंग। अगर हमने पासपोर्ट छोड़ दिया, कहीं का नहीं है, तो कनाडा की सरकार क्या करेगी, चलो जेल में, तो साल 2 साल जेल में रखेगी। उसके बाद मानव अधिकार कार्यकर्ता आएंगे, भाई इतने जेल में लोग कैसे हैं, छोड़ो जेल में, तो फिर उनको जेल से छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद घुर्र 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 चलाए शुरू, स्कूटर स्कूटर चलना शुरू, फिर अपना रहना शुरू। जुगाड़ नंबर 3। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्रिलियंट कंट्री इंडिया। और एक बात याद रखिए दोस्तों, लोग सरकार तो करी, जनसंख्या नियंत्रण करी, जनसंख्या नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया खाली हो रही है। यूरोप में जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, रसिया में परिवार दिवस मनाया जा रहा है जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए। सोचिए, इसलिए बड़ा बैलेंस हो जाएगा मामला। तो हमें जनसंख्या नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सब जगह जाना है। तो जुगाड़ नंबर 3 ये है, अगर कोई विदेशी महिला आ जाए तो उसके पीछे, तो पंजाब में उसे गोरी कहा जाता है, पूरा परिवार उसके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन किसी तरीके से शादी कर ली है। कनाडा की सरकार इससे परेशान है, इंडियन से। शादी करके जाके वहां बच गए। एक जर्मनी की महिला पकड़ी गई, उसने 80 शादी किया था। मतलब वहां 10-20 शादी सामान्य बात है, 80 थोड़ा ज्यादा थी। भाई अमेरिका यूरोप में तो शादी ऐसी होती है, कोई दो, एक जर्मनी का व्यक्ति आ रहा है, फ्रांस का, कोई पुरुष महिला है, और फ्लाइट में मिले, इंडिया आ रहे 10 दिन के लिए, दोनों 10 दिन में शादी कर ली, उसके बाद खत्म, वो उधर चला गया उधर चला गया। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि इतनी हिंसा क्यों होती है, जो 7-7 जन्मों वाला चक्कर होता है। वहां भी तो सेटल्ड मामला है, कंसेंट पे है कि सब कुछ फ्री है। अच्छा, यहाँ क्या दोस्तों, अब जुगाड़ नंबर 4 नहीं बता, अनावश्यक देर हो जाएगा, लेकिन और भी कई जुगाड़ हैं, हमने इतने जुगाड़ को बता दिए। अच्छा बताइए, यही करना है क्या, कमाल की बात करते हैं। इसका मतलब, और आप देखेंगे सर्विस में नया इशू किया गया है, ई कॉमर्स। एक नया इशू आ गया, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में विकासशील देशों के लिए थोड़ा चैलेंज है, ई कॉमर्स में विकासशील देशों के लिए चैलेंज है। लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे, ऐसा नहीं लगता कि इस मामले को हल न किया जा सके, नहीं, सब सारे मामले हल हो सकते हैं। और कहा भी जाता है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स राजनीति का नाम ही है संघर्षों का समाधान। द बेसिक मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। संघर्षों का समाधान हो सकता है और संभव है। इसलिए आप देखेंगे ई कॉमर्स के मामले में थोड़े विकासशील देशों की आपत्तियां हैं, फिर भी क्योंकि हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, तो हर मामला हम ई कॉमर्स में सारे विकसित देशों कंपनियों को ला देंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ थोड़े से छोटे छोटे व्यवसायियों के व्यवसाय प्रभावित होंगे। भाई आप हर सामान फ्लिपकार्ट से मंगा लेंगे, तो जो गली मोहल्ले में जिसने शॉप खोल रखी है, उसकी आजीविका क्या होगा, ये भी ध्यान में रखना है। नामा, नामा का मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। अब नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस का मतलब है गैर कृषि क्षेत्र में बाजार पहुंच। मार्केट एक्सेस का मतलब है बाजार पहुंच। तो गैर कृषि क्षेत्र में बाजार पहुंच का मतलब क्या है, औद्योगिक वस्तुओं के मामले में बाजार पहुंच। औद्योगिक वस्तुओं के संबंध में बाजार पहुंच। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मामले में मार्केट एक्सेस। अब देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जहां तक बात होती है, तो विकासशील देशों का कंसर्न ज्यादा है, क्योंकि वे इनके घरेलू उद्योग इतने विकसित नहीं है, इतने प्रभावशाली नहीं है कि वे विकसित देशों के उद्योगों का सामना कर पाए। यहाँ विकासशील देश अपने उद्योगों को संरक्षित करने के लिए
विकसित देशों की औद्योगिक वस्तुओं को कहीं न कहीं नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। तीसरी बात है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये विकासशील देशों का कंसर्न ज्यादा है नामा में, क्योंकि विकासशील देश अपने बाजारों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, विकासशील देशों ने शुरू से मुद्दा उठाया था। इक्वल ट्रीटमेंट का विरोधी क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। एंड व्हाट इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट? जीपीएस, जनरल प्रेफरेंस सिस्टम। जो भी अमेरिका ने भारत की सुविधा खत्म कर दी है, तो अमेरिका ने अब क्या कहा है? अब विकासशील देशों ने क्या कहा है? दे विल अलाउ, दे विल गिव द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए नहीं, वो एलडीसी, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए देंगे। इसका मतलब है विकासशील देशों में भी एक समूह ऐसा है जो अत्यधिक पिछड़ा है। विकासशील देशों में भी एक समूह ऐसा है जो बहुत ही पिछड़ा है, जैसे कि नेपाल एलडीसी में आएगा, जैसे कि रवांडा, बुरुंडी, चाड, यानी एलडीसी में लगभग लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, अल्प विकासशील देश। और कई बार माना जाता है कि दुनिया में देयर आर एटलीस्ट 34 कंट्रीज आर देयर। इसका मतलब है ग्लोबल साउथ में भी एक कोई यूनिटी नहीं है। ग्लोबल साउथ के भी अनेक पार्ट है, कि कोई न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, कोई एलडीसी है, कोई तेल उत्पादक है। तो ये डिवीजन डब्ल्यूटीओ में कर दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए, बहुत सारे डिवीजन के बावजूद भी निश्चित तौर पर देखा जाए तो डब्ल्यूटीओ की समस्याओं का समाधान संभव है। लेकिन अब सवाल है कि अगर ये समस्याएं हैं तो विकासशील देशों का अप्रोच क्या है? अगला हेडिंग क्या? इसलिए आप देखेंगे कि अब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के फोरम बदल गए, मुद्दे बदल गए। अब आप देखेंगे कि मामले तो सम प्रॉब्लम तो ही है, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। और अगर पूरी समस्या का सारांश आपको बता दें तो इट इज नॉट अ पोजीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट इट इज डिमांड ऑफ इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन। मामला क्यों इतना ही है? भूमंडलीकरण का विरोध नहीं है, बल्कि भूमंडलीकरण से सभी को फायदा मिले, मांग इसकी है। इट इज नॉट अ पोजीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट्स नॉट अ पोजीशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। क्योंकि आप देखेंगे अगर इंडिया बिकेम द सिग्नेटरी ऑफ डब्ल्यूटीओ, अगर भारत डब्ल्यूटीओ का पार्ट हो गया तो कुछ सोच समझ के हमने साइन किया था। इसका मतलब अगर हम डब्ल्यूटीओ के विरोधी होते तो हम उस पर साइन क्यों करते? इसलिए हमारा अप्रोच बिल्कुल मार्क्सवादी नहीं होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ बेकार है, डब्ल्यूटीओ केवल दुनिया के शोषण के लिए है। भाई इतनी समस्या हमें पता थी तो हम इसके पार्ट क्यों बन गए? तो समस्या, और अब याद लॉजिकल बात यही है कि दुनिया किसी वस्तु में न केवल खराबी होती है न केवल अच्छाई होती है, तो हमें उसकी अच्छाई से ज्यादा फायदा उठाना है। लेकिन अब जरा देखें कि डब्ल्यूटीओ के पूरे मुद्दे के खिलाफ के क्या क्या आंदोलन है, किस किस तरीके से भारत का अप्रोच है। पहला हेडिंग लिख लीजिए। नागरिक समाज के द्वारा या वैश्विक नागरिक समाज के द्वारा वैश्विक नागरिक समाज के द्वारा भूमंडलीकरण और डब्ल्यूटीओ का विरोध। अपोजिशन ऑफ डब्ल्यूटीओ
and globalization by global civil society. वैश्विक नागरिक समाज के द्वारा भूमंडलीकरण का विरोध या डब्ल्यूटीओ का विरोध। डब्ल्यूटीओ एंड ग्लोबलाइजेशन एक ही बात तो है। पहला पॉइंट, वर्ष 1999 वर्ष 1999 की डब्ल्यूटीओ की सिएटल वार्ता, सिएटल ये यूएस की सिटी है, SEATLE, सिएटल, सिएटल, सिएटल के विरोध में अनेक एनजीओ, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, सिएटल के विरोध में अनेक एनजीओ, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन और समूचे विश्व से नागरिक समाज ने भूमंडलीकरण का विरोध किया। They have opposed the entire process of globalization. भूमंडलीकरण का विरोध किया, और जो भूमंडलीकरण का विरोध करेगा डब्ल्यूटीओ का विरोध करेगा ही। और नोम चोम्स्की, का विचार है कि भूमंडलीकरण से केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन is only benefiting the MNCs. भूमंडलीकरण से केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ मिल रहा है। केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ मिल रहा है, या इसका मतलब व्यापारी घरानों को लाभ मिल रहा है। नियोम चोम्स्की ने कहा कि नए विकसित देश विकासशील देश, तो मुद्दा ही नहीं है। इससे विकसित देश फायदा पा रहा है, विकासशील देश फायदा पा रहा है, नहीं, वो तो एमएनसी फायदा पा रही है। और देयर आर ओनली 10 टॉप एमएनसीज इन दिस वर्ल्ड हु आर अप्रोप्रिएटिंग द एंटायर वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। अगला, पीटर इवांस ने भी भूमंडलीकरण को विषमता बढ़ाने वाली प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया। पीटर इवांस ने भी भूमंडलीकरण को विषमता बढ़ाने वाली प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया। Globalization is only increasing the disparity in entire world. विषमता बढ़ाने वाली प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया। और वैश्विक नागरिक समाज
वैश्विक नागरिक समाज के द्वारा विश्व सामाजिक फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम, वैश्विक नागरिक समाज के द्वारा विश्व सामाजिक फोरम अंडरलाइन या वर्ल्ड सोशल फोरम विश्व सामाजिक फोरम की स्थापना की गई। विश्व सामाजिक फोरम या वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना की गई, जिसके द्वारा एक वैकल्पिक विश्व बनाने की मांग की गई। वेयर दे हैव डिमांडेड फॉर मेकिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड, जिसके द्वारा एक वैकल्पिक विश्व के निर्माण का विचार दिया गया। तो देखिए, वैश्विक नागरिक समाज का मतलब है आजकल दुनिया में हर चीज ग्लोबल होती जा रही है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई मूवी हो, और चाहे कोई नागरिक समाज हो। तो एक देश के नागरिक समाज का अन्य देशों के नागरिक समाज से मिल जाना है, क्या है? ग्लोबल सिविल सोसाइटी। किसी को लोगों ने कहा ग्लोबल सिविल सोसाइटी, इसका मतलब इसका अपोजिशन है ग्लोबलाइजेशन का। और इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का अपोजिशन केवल देशों से नहीं, बल्कि ऐसे भी लोगों से आया जो राष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं थे। इसलिए आप देखेंगे द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैज इंक्रीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं केवल किसी एक मुद्दे पे, हर मुद्दे पे गैर राष्ट्रीयकर्ताओं का प्रभाव बढ़ा, चाहे एमएनसीज हो, वो भले व्यापार की बात करती हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम नेशन स्टेट, भाई एनजीओ है, अब जैसे ग्रीन पीस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, these are now NGOs which are part of global civil society. ICAN, International Campaign for Abolishing the Nuclear Weapons, they are the part of global civil society. तो दुनिया के भूमंडलीकरण से ये तो फायदा हुआ है कि अब इसका अपोजिशन पूरी दुनिया से हो रहा है। और अब जानते हैं व्हाट इज बेसिक रीजन बिहाइंड अपोजिशन, क्योंकि तो सच है ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमरिज्म बढ़ा है और पर्यावरण का नुकसान हुआ है, दुनिया में विषमता ज्यादा बढ़ी है, ये तो उसके नुकसान है। लेकिन सवाल है हमारे पास ऑप्शन से ही बच नहीं रहा है कोई, अब कौन सा ऑप्शन अपनाए फिर? इसलिए अगला हेडिंग है ग्लोबल साउथ का विकल्प, ऑल्टरनेटिव ऑफ ग्लोबल साउथ। वैश्विक दक्षिण के समक्ष विकल्प। वैश्विक दक्षिण के समक्ष विकल्प। पहला पॉइंट, भूमंडलीकरण एवं डब्ल्यूटीओ के प्रति भूमंडलीकरण एवं डब्ल्यूटीओ के प्रति वैश्विक दक्षिण की आरंभिक प्रतिक्रिया भूमंडलीकरण एवं वैश्विक दक्षिण के प्रति आरंभिक प्रतिक्रिया ट्रोजन हॉर्स की थी। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स की थी, जिससे TROZEN, ट्रोजन हॉर्स, क्या? हाँ, ट्रोजन घोड़ा। ट्रोजन हॉर्स की थी, अतः जिससे
विकासशील देश, जिससे विकासशील देश भूमंडलीकरण से भयभीत हुए, जिससे विकासशील देश भूमंडलीकरण से भयभीत हुए और वे उससे पलायित होना चाहते थे। They were looking for escape from the globalization. वे भूमंडलीकरण से भयभीत हो गए। They became fearful from globalization. भूमंडलीकरण से भयभीत हुए और इससे पलायित होना चाहते थे। परंतु वर्ष 2000 के बाद, but after the year 2000, विकासशील देशों ने वैश्विक दक्षिण के बीच सहयोग, विकासशील देशों ने वैश्विक दक्षिण के बीच सहयोग, ब्रैकेट में दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी विकासशील देशों के बीच सहयोग को साउथ साउथ कोऑपरेशन कहते हैं। वैश्विक दक्षिण के बीच सहयोग पर बल दिया। वैश्विक दक्षिण के बीच सहयोग पर बल दिया और परिणाम स्वरूप ब्रिक्स, एबिसा जैसे समूहों का निर्माण किया गया। ब्रिक्स और एबिसा जैसे समूहों का निर्माण किया गया। अब आप देखेंगे कि वर्तमान विश्व में बड़े चेंज आप देखेंगे। जब वर्तमान विश्व में चेंज आप देखिए, यानी कभी भी जब हम पिछले 300 सालों के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमेशा शक्ति का केंद्र G7 रहा है। और जरा देखिए, G7 वॉज सेटअप इन 1975। तो पहले माना जाता था पूरा भाई अर्थ का केंद्र ये तो था ही, इसमें सारे विकसित देश के प्रभाव हैं। और G7 का मतलब है जो 75 में बना, 1975 कोल्ड वार का समय था, और G7 में जो देश थे और अभी भी हैं, यूएस, कनाडा, ये अमेरिका महाद्वीप से 2 देश हैं, बाकी यूरोप से हैं जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड एंड इटली। और एक देश केवल है एशिया से, जापान। ये G7 देश। अब जरा सोच के देखिए, नाउ अगर आज की डेट में कहिए चाइना की इकोनॉमी आज की डेट में G7 में सब बड़े 7 देश हैं। पहले रसिया था, रसिया 97 में शामिल हुआ, अभी बाहर है, और रसिया के बाहर है, आप जानते हैं उसके अलग कारण है। लेकिन सवाल ये है, पहले यूएस इसमें शामिल था, अब यूएस शामिल था, आज भी है। आज की डेट में विच वन इज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी? G7 में है क्या? अब बताइए। दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आप याद रखिए, पहले विकासशील देशों का मतलब क्या था? गरीब, विषमता मूलक। पहले विकासशील देश का मतलब क्या था कि पूरा अस्त व्यस्त। अभी तो पूरा मामला ही चेंज हो गया है।
अभी विकासशील देश में, और ब्राजील की इकोनॉमी इंग्लैंड से बड़ी हो गई है। इंडियन इकोनॉमी इज नाउ 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। 6th लार्जेस्ट होने का मतलब क्या है? अब जरा सोच के देखिए, चाइना की इकोनॉमी दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी इकोनॉमी, ब्रिटेन है सरपास द, देन ब्राजील है सरपास द यूएस, ब्रिटेन, और इंडिया की इकोनॉमी 6th लार्जेस्ट है, और इन डेज टू कम 5th लार्जेस्ट बन जाएगी। Isn't it change in international politics or not? बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, एंड दैट वाज रियलाइज्ड। इसलिए अब G7 रिप्लेस हो चुका है। और G7 बना क्यों? 30 ग्रुप। और आप देखेंगे G7 जिसमें बना था उसमें विकासशील देशों में बना G77। G77 वाज ए इनिशियल एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। सहयोग का सबसे पहला एग्जांपल कौन था? 64 में G7। उसके बाद नैम बना, नैम को भी हम आगे पढ़ेंगे, नैम बना, नैम को भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक खास बात है, आज दुनिया में चेंज हो रहा है या नहीं? एक हम शब्द का प्रयोग करते हैं IR में, वर्ल्ड ऑर्डर। सच मानिए, नाउ द वर्ल्ड ऑर्डर इज अबाउट टू चेंज। अभी दुनिया के विश्व व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन दिख भी चुका है। कैसे दिख चुका है? क्या हेडिंग आपने लिखा? वैश्विक दक्षिण की प्रतिक्रिया। तो क्या हेडिंग लिखा था आपने? हाँ, अगला हेडिंग है वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी और वैश्विक दक्षिण का उभरता महत्व। वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ ईयर 2008। वर्ष 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी और वैश्विक दक्षिण का उभरता महत्व, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो पहला, विकासशील देशों के प्रभावी विकासशील देशों के प्रभावी आर्थिक उभार के कारण, इट इज बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। विकासशील देशों के प्रभावी आर्थिक उभार के कारण वर्ष 1999 में वर्ष 1999 में G20 के द्वारा G7 को प्रतिस्थापित कर दिया गया। G20 replaced the G7। रिप्लेस द G7। और एक बात इंटरेस्टिंग है, 99 में G20 की स्थापना बाय G7 क्यों बना था? फॉर मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस इन द एंटायर वर्ल्ड। दुनिया के वित्त का कैसे प्रबंध किया जाए। और 99 में बना, और आफ्टर 2008 जब इकोनॉमिक रिसेशन आ गया तो G20 में G7 के सारे देश तो ही हैं। और G7 के अलावा अब आप देखेंगे कि जो देश हैं, चाइना है, इंडिया है, यहाँ तक कि उधर साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। क्योंकि आप याद रखिए, विकसित देशों में तो अर्थव्यवस्था इस समय नीचे जा रही है। विकसित देशों में अर्थव्यवस्था के विकास की दर तो नीचे जा रही है, और विकसित देशों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 1% है, 2% है।
जबकि विकासशील देश दे आर बिकमिंग द, और कहा भी जाता है आफ्टर 2008 चाइना एंड इंडिया बिकेम द ग्रोथ इंजन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अभी दुनिया में नई बात आ गई। यानी अब जरा सोच के देखिए, कहा भी जाता था एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज बीन यूरोसेंट्रिक। भाई पूरे विचार यूरोप से आए, अर्थव्यवस्था केंद्र यूरोप, लोकतंत्र का केंद्र यूरोप। अभी मामला शिफ्ट हो रहा है। नाउ द पावर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एशिया पैसिफिक। ये दुनिया में होने वाला बहुत बड़ा चेंज माना जाएगा। आप उसको हर जगह लिख सकते हैं, जहां ग्लोबल ऑर्डर की बात आ जाए तो लिखा तो हर जगह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और इसलिए अगला पॉइंट 2008 की आर्थिक मंदी के बाद G20 के महत्व में G20 के महत्व में निर्णायक वृद्धि हुई। G20 became very powerful। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद G20 के महत्व में निर्णायक वृद्धि हुई और विश्व व्यापार संगठन की निरंतर भंग वार्ताओं को देखते हुए ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस डेडलॉक इन WTO, विश्व व्यापार संगठन की निरंतर भंग वार्ताओं को देखते हुए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ने इविसा का गठन किया। इविसा इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ने इविसा का गठन किया, जिससे विश्व व्यापार संगठन के मंच पर एक साझे दृष्टिकोण का विकास किया जा सके। Even they were willing to develop a common approach, a common point of view over the meetings of WTO। अगर देखिए इबिसा, दिस इज न्यू फोरम ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। इबिसा को आप देखेंगे, इट इज न्यू फोरम ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। इबिसा में 3 देश हैं, तीनों विकासशील हैं, 3 महाद्वीप से हैं, तीनों लोकतांत्रिक हैं। तो अब आप देखेंगे ऐसे ही पर्यावरण के मामले में बेसिक बना था ब्राजील, बेसिक बना था कि ब्राजील, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, तो इनको मिलके बेसिक बना था। दिस इज न्यू फोरम ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। हम गुट निरपेक्षता का पढ़ेंगे, लेकिन गुट निरपेक्षता से ज्यादा महत्वपूर्ण भी ये इंस्टीट्यूशन बन गए। तो जरा सोच के देखिए, 3 देश हैं, 3 महाद्वीप से हैं, तीनों लोकतांत्रिक हैं और तीनों के इंटरेस्ट कहाँ पे कॉमन है, बिकॉज दे वांट टू मेक अ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर। अब इन्होंने साझे मिलकर बार्गेन करना शुरू कर दिया देशों से। सो दैट वाज ए सिग्निफिकेंट चेंज। और ब्रिक्स कब बना, अगला पॉइंट। अब 2008 की आर्थिक मंदी को ध्यान में आप रखेंगे, अगला पॉइंट। वर्ष 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई। ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन ईयर 2009। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें वर्तमान में ब्राजील,
इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है कि रसिया इज नॉट ए डेवलपिंग कंट्री। रसिया को हम ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं मानते क्योंकि रसिया काफी डेवलप है, रसिया का विकास हुआ है, औद्योगिक है रसिया। फिर भी आप देखेंगे रसिया अमेरिका की तुलना में 91 के बाद रशियन इकोनॉमी वाज वेरी मच इन द फॉर्म ऑफ इवन डिप्रेशन, रिसेशन। तो 91 के बाद रसिया इकोनॉमिक रूप में रसिया का सबसे जबरदस्त डिक्लाइन हुआ। तो रशियन डिक्लाइन के कारण रसिया भी ब्रिक्स का पार्ट बन गया, ऑल्दो रसिया इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। और ब्राजील हो ही गए, राइजिंग इकोनॉमी, इंडिया, चाइना। अब जरा सोच के देखिए, ग्लोबल साउथ और कहा भी गया, इवन जिम ओनील, द टर्म ब्रिक्स, द एक्रोनॉम ब्रिक्स वाज प्रोपॉन्ड, जिम ओनील ने कहा व्हाई ब्रिक्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, जिम ओ नील ने कहा जिम ओ नील ने कहा कि आने वाले भविष्य में, बट जिम ओ नील सेड दैट इन डेज टू कम, आने वाले विश्व में ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं, आने वाले विश्व में ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं G7 अर्थव्यवस्था से बड़ी होंगी। ब्रिक्स इकोनॉमी विल बी ग्रेटर देन द एंटायर इकोनॉमी ऑफ G7। आने वाले विश्व में ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं G7 अर्थव्यवस्था से बड़ी होगी। जिसका अभिप्राय है कि विकासशील देश शक्ति के नए केंद्र होंगे। डेवलपिंग वर्ल्ड विल बी द न्यू सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट। विकासशील देश विश्व के नए आर्थिक केंद्र होंगे। और ब्रिक्स के दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स के दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में भी सुधार हुआ। द कोटा ऑफ IMF वॉज रिफॉर्म ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में भी सुधार हुआ। अच्छा, ये आप ध्यान देंगे, अब आज भी IMF का कोटा इस तरीके से डिसाइड किया गया है कि चाइना इज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन चाइना का कोटा सबसे बड़ा नहीं है दूसरा। और आज भी कहा जाता है कि IMF और IBRD का चेयरपर्सन यूरोपीय अमेरिकी हो सकता है, एशिया अफ्रीकी नहीं। इसका मतलब जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ी उस हिसाब से आपने इन देशों का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। तो अभी लगता है कि भाई पूरी दुनिया में ऐसा है कि लगता है कि नॉर्थ एंड साउथ के बीच में बड़ी डिवीजन है। तो जब ऐसा डिवीजन है और जानबूझ के आप IMF को रिफॉर्म नहीं करना चाहते, यानी इंडिया की इकोनॉमी के एवज में इंडिया के शेयर IMF में नहीं है। ब्राजील की इकोनॉमी बढ़ गई, IMF में उसका शेयर बहुत नहीं बढ़ा। हाँ, जो रिफॉर्म हुआ लास्ट में उसमें 2-4% इधर उधर कर दिया गया, लेकिन वो चीजें अभी भी उनके हाथ में। इस वजह से आज की दुनिया में ये ग्लोबल साउथ है, ये दक्षिण दक्षिण सहयोग है। और अगर IMF का रिफॉर्म नहीं हो रहा है तो WTO में भी संरक्षणवादी नीतियां चल रही हैं। तो सवाल तो ये है कि WTO का प्रयोग निष्पक्ष तटस्थ रूप में थोड़े हो रहा है। और महाशक्ति, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे WTO हो, उन सब का प्रयोग अपने हितों के लिए करना चाहते हैं। दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। अगला,
और अभी तो आपने देखें ब्रिक्स विकास बैंक भी बन गया है, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट याद रखिए, बैंक कभी विकासशील देशों ने नहीं बनाया था, ये बहुत बड़ी घटना है। IMF, IBRD दैट वाज मेड बाय डेवलप्ड वर्ल्ड। विकासशील देश बैंक बनाएंगे। अभी तक विकासशील देश हल्ला ब्रिगेड में थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद। विकासशील देशों का मतलब था पूरा हल्ला ब्रिगेड। बैंक कौन बनाएगा? जिसके पास पैसा होगा या जो पैसा निकालेगा। यकीन मानिए विकासशील देशों ने तो 73 से बैंक बनाने का प्रयास किया था, बैंक बन नहीं पाया था, और आज की डेट में विकासशील देशों ने बैंक बना लिया। ये सामान्य बात है, ये दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन दिख आने वाला है। दूसरा बैंक ये है AIIB, यानी आने वाली दुनिया में बड़े परिवर्तन का समय है। तो बात बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने की है दोस्तों। हम 73 से सपना देखते रहे, जब नारा दिया करते थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ब्रिटेन वुड्स को रिफॉर्म किया जाए। अब ब्रिटेन वुड्स को रिफॉर्म किया जाए, एक अपना पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, अपना बैंक बना लीजिए। अगला पॉइंट, वर्तमान में ब्रिक्स विकास बैंक का भी निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में ब्रिक्स विकास बैंक का भी निर्माण किया जा चुका है। जो विकासशील देशों के लिए एक मील का पत्थर है। इट्स माइलस्टोन फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के विकल्प रखने के प्रयत्न किए गए हैं। Now even we are looking for making an alternative of the Bretton Woods economic system. IMF और वर्ल्ड बैंक के विकल्प रखने का प्रयास किया गया है। यद्यपि ये बात आपको याद दिला दें कि IMF का मूल उद्देश्य क्राइसिस, बैलेंस ऑफ क्राइसिस के मामले में सहायता करना, जबकि ब्रिक्स का मूल उद्देश्य है आधारभूत संरचनाओं के विकास में सहायता देना। अभी भी आप देखेंगे विकासशील देशों में आधारभूत संरचनाएं सबसे खराब कहाँ है? विकासशील देशों में। और ब्रिक्स देशों में सबसे खराब कहाँ है? भारत में। यानी आपको ऐसा नहीं लगता इंडिया और चाइना मिल जाए दोस्तों पूरी दुनिया हम बदल सकते हैं? ये बहुत बड़ा चेंज है। यानी एक जमाना था जब लोग कहा करते इंग्लैंड फ्रांस। आज पूरी दुनिया विकासशील देशों की बात कर रही है, उसमें फिर नाम कौन आते हैं? चाइना एंड इंडिया। देखिए दक्षिण कोरिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी आबादी भी तो 5 करोड़ है। इतना बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा किसी को? इसे याद रखिए, अगर विकसित देश अपना सामान हमारे बाजारों में बेचना चाहते हैं, इससे ग्लोबलाइजेशन सबके लिए फायदेमंद तभी होगा, सबको से लाभ मिलेगा। तो ब्रिक्स के द्वारा तो बहुत बड़ा आधार रखा जा रहा है। वैसे आप ये भी देखिए, ब्रिक्स विकास बैंक IMF से थोड़ा टेक्निकली फर्क है, क्योंकि IMF ओनली प्रोवाइड्स अ मनी फॉर क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और IMF तो सभी के लिए पैसा देता है। जबकि ब्रिक्स विकास बैंक की खास बात है, ब्रिक्स विकास बैंक में सभी पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन बराबर है, देयरफॉर डिसीजन मेकिंग भी बराबर है। ब्रिक्स विकास बैंक एक मॉडल है, IMF से खिलाफ है। IMF IBRD में जो निर्णय होता है वो कोटा पे होता है, तो जिसका ज्यादा पैसा जमा है वो ज्यादा निर्णय में भागीदारी होगी। एंड इनफैक्ट ब्रिक्स विकास बैंक में
सबकी समान भागीदारी है। सो ब्रिक्स विकास बैंक इज मोर डेमोक्रेटिक इन कंपैरिजन टू IMF। विकासशील देश यही बात तो कहते रहे हैं कि भाई ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में सुधार करिए, और ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में सुधार की मांग तो चली रही है, साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम भी क्रिएट किया जा रहा है, बस ध्यान में रखने की है। तो इसलिए ब्रिक्स विकास बैंक के लोग कहते हैं इट इज बैंक ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, लेकिन AI भी क्या है? इट इज बैंक ऑफ चाइना। इंडिया भी इसमें पार्टनर है। AI भी पूरा स्टेक चाइना का है, मेजर डिसीजन मेकिंग हेडक्वार्टर सब चाइना में है। ब्रिक्स विकास बैंक में सारे स्कैटर्ड है, सारे स्कैटर्ड है। लेकिन अब ये बात अलग है, लोग कहते हैं कि ब्रिक्स विकास बैंक से ब्रिक्स से जितनी पहले उम्मीद थी उसमें थोड़ा सा घाटा हुआ है, क्योंकि ब्राजील में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी आ गई तब तक बीच में। अफ्रीका के राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट का मामला आ गया। इंडिया में तो भी अब देखिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा फिर तय होगा, क्योंकि पॉलिटिकल। चाइना कैसा है? इधर लोगों का चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा नीचे आया है। 30 साल में चाइना ने 10% इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आगे बढ़ा है चाइना। और अगर चाइना में खास बात है, शायद यही एक ऐसा देश है जो गैर लोकतांत्रिक है लेकिन सक्सेशन ऑफ पावरफुल पीसफुल होता है। चाइना ने एक साम्यवादी व्यवस्था खामी को नहीं आने दिया। नॉर्थ कोरिया, क्यूबा में देखिए, बाप का बेटा, बेटा का बेटा, यही पूरा सक्सेशन चला है। अरे क्या साम्यवाद की बात आप करते हो? तो राजा महाराजाओं का शासन चला रहे हो। आप लोगों को साम्यवाद की शिक्षा देते हो, आप शासक ही सामंतवादी है। लेकिन चाइना ने सिस्टम कभी नहीं आने दिया। चाइना में बाप का बेटा शासक होगा, नहीं, साम्यवादी शासन है। हर कम्युनिस्ट शासन प्रॉब्लम आ गई, चीन ने इसको बिल्कुल घुसने नहीं दिया। और सी जिनपिंग इज वन ऑफ द ऑनेस्ट प्रेसिडेंट। और बस ये पता चल गया भाई ये सी जिनपिंग सही व्यक्ति हैं तो उनको लाइफ टाइम कंटिन्यू करो। ये चोचलेबाजी नहीं है, 5 साल के बाद चुनाव करा रहे हैं, जनता बताएगी क्या करना है, जनता को पता है क्या करना है। कमाल की बात है। लेकिन लिखिएगा मत दोस्तों, लिखिएगा कि लोकतंत्र बहुत महान शासन है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। लिखिएगा यही बात, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दुनिया के एग्जाम्पल कुछ अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं। चाइना ध्यान से देखिए, चाइना में इतनी तेजी से चाइना में समृद्धि आई, सबके पास घर हो गए, मकान हो गए, मुफ्त में शिक्षा हो गई, हाउसिंग से। वहां रिजर्वेशन जैसा कोई लोचा नहीं है, वहां कोई नारा सामाजिक न्याय, वहां कोई सामाजिक न्याय का नारा नहीं देता। हम 70 साल भी रिजर्वेशन ही दे रहे हैं, और 100 साल बाद क्या लड़ेंगे? रिजर्वेशन के लिए। नौकरी है ही नहीं, रिजर्वेशन लड़ते रहो, केवल हम लॉलीपॉप देते रहेंगे। रियल डेवलपमेंट चाइना में हुआ है दोस्तों, चाइना में। और चाइना में जो सरकार ने कह दिया वो कह दिया, उसके पीछे फिर आगे पीछे नहीं कि मानेंगे नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। तब चाइना का सिस्टम अलग चलता है। चाइना से मेरा कल दोस्तों, और आने वाली दुनिया में हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। दुनिया में 300 सालों में से बड़ा परिवर्तन कभी होगा नहीं, और अभी ट्रेंड बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा राज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चाइना में कोई सवाल ही नहीं पूछता तो शासन का क्या होगा। हमारे यहाँ 2 महीने लोग वेट कर रहे हैं क्या होगा क्या होगा, जैसे 6 महीने से, पिछले 6 महीने से अब लोग सोच रहे भाई इन्वेस्टर क्यों आएगा ऐसे अनसर्टेन कंडीशन में? नहीं आएगा वो इन्वेस्टर, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? चाइना यूएई देख लीजिए, बगल मॉडल। यूएई ने अपना कमाल कर रखा है। देख यूएई छोटा पॉपुलेशन का है, वहां पे शासन है, वो जबरदस्त शासन करते हैं। हमारे 36 ठो पार्टी, 36, कमाल की बात है। लेकिन लिखेगा ही लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है। हाँ लोकतंत्र अच्छा है भी, हम थियरी में पढ़ेंगे, उसकी बड़ी विशेषता आपको बताएंगे। इन कॉन्टेक्स्ट कुछ दूसरा है इसलिए मैंने ऐसी बात कह दी, लेकिन डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला पॉइंट, क्या लिखा आपने? तो अगला, ब्रिक्स विकास बैंक
के अलावा चीन के नेतृत्व में एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक की भी स्थापना हुई है। एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक की भी स्थापना हुई है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज ऑल्सो सेटअप। तो अभी ग्लोबल साउथ का नया प्रेजेंस है। ग्लोबल साउथ मांग कर रहा है कि ये साउथ साउथ कॉपरेशन है। इसका मतलब है अब ग्लोबल साउथ ही मांग रहा है कि WTO का ज्यादा इंक्लूसिव विकास होना चाहिए। इसलिए अंतिम हेडिंग है, अंतिम हेडिंग है वर्तमान विश्व और WTO का भविष्य। द फ्यूचर ऑफ WTO इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। अच्छा बताइए, WTO रहेगा या जाएगा? क्या सही बात है, क्योंकि आप याद रखिए दुनिया के बीच बहुत जबरदस्त इंटरडिपेंडेंसी बन गई है, वो एक दो घटना से हटेगी नहीं। तो ये बात तो इंटरेस्टिंग है, पहला पॉइंट। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में मतभेद बने हुए हैं। Even the deadlock is persistent in the dialogue of WTO। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में मतभेद बने हुए हैं। और ब्रेग्जिट यानी एग्जिट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन का एग्जिट शॉर्ट फॉर्म क्या है? ब्रेग्जिट तथा अमेरिका की संरक्षणवादी नीति के कारण it is because of the protectionist policies of US and Brexit तथा चीन एवं अमेरिका के बीच व्यापार संघर्ष की वजह से चीन एवं अमेरिका के बीच व्यापार संघर्ष की वजह से विश्व में अत्यधिक आर्थिक अनिश्चितता बन गई है। A high degree of economic instability present in this world। विश्व में अत्यधिक आर्थिक अनिश्चितता बन गई है, जिससे विश्व व्यापार संगठन पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। Therefore, crisis is looming large over WTO too। जिसलिए विश्व व्यापार संगठन पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। विश्व व्यापार संगठन पर भी संकट उत्पन्न हो गया है, तो ये बात है। परंतु इसके बावजूद
उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण निजीकरण की नीतियां प्रत्येक देश अपना रहे हैं. Each and every nation is following the model of liberal economy. उदारीकरण निजीकरण की नीतियां प्रत्येक देश अपना रहे हैं और देशों के बीच अत्यधिक आर्थिक अंतर्निर्भरता भी विद्यमान है. आर्थिक अंतर्निर्भरता underline. When complex economic interdependency exists between the nation state, देशों के बीच आर्थिक अंतर्निर्भरता भी विद्यमान है. आर्थिक अंतर्निर्भरता underline. Economic interdependence is present in each and every part of the world. आर्थिक अंतर्निर्भरता भी विद्यमान है. इसलिए मुक्त व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार को सर्वसमावेशी बनाने की मांग है. There is more demand for making inclusive multilateral trade and world trade. Inclusive underline. विश्व व्यापार को सर्वसमावेशी बनाने की मांग है और न कि विश्व व्यापार संगठन को समाप्त करने की मांग हो रही है. न कि विश्व व्यापार संगठन को समाप्त होने की मांग की जा रही है. Nobody is demanding for the abolishing of WTO. तो इसलिए याद रखिए विश्व व्यापार संगठन का भविष्य अभी भी है और चीजें बिल्कुल कुछ एक दो मामले को छोड़ दिया जाए तो इतना बड़ा कोई स्टेलमेट है नहीं जैसे कि हम समस्याओं का समाधान न कर पाए. और पॉलिटिक्स में समस्या है तभी तो पॉलिटिक्स है, नहीं तो रामराज्य होता. यानी याद रखिए पॉलिटिक्स दो जगह नहीं चलती. पहला जहां कोई समस्या न हो, दूसरा जहां केवल समस्या हो. अगर कोई समस्या नहीं है, संघर्ष ही नहीं है, संघर्ष में समाधान की आवश्यकता नहीं है, फिर तो नैतिकता है, वहां पॉलिटिक्स की आवश्यकता नहीं है. और जहां केवल संघर्ष है वहां समाधान गुंजाइश बन नहीं सकती, तो पॉलिटिक्स वहां चल नहीं पाएगी. तो पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. और इसलिए अगर ये कहा भी जाए कि विश्व व्यापार संगठन की वार्ताएं भंग हो रही हैं, तो आखिर भंग क्यों हो रही है? विकासशील देशों का पक्ष क्या है, विकसित देशों का पक्ष क्या है, समाधान क्या है? तो सवाल है कि हम समाधान तक आते हैं और एक शब्द हमें मिल गया. विश्लेषण की बात यही, क्या, क्यों, कैसे, व्हाट इज ए सोल्यूशन फॉर इन आवर हैंड. इसलिए दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं. कोई भी समस्या नहीं इसका समाधान न हो सके. इस वजह से WTO के भविष्य को, और खास तौर पर देखेंगे ब्रेग्जिट के मामले पे ब्रिटेन की संसद में आज भी असहमतियां बरकरार है और ब्रेग्जिट सोशल फैक्टर से ज्यादा प्रेरित है इकोनॉमिक फैक्टर की वजह. ऐसा नहीं कि दुनिया में भी व्यापार बंद हो जाएगा, बल्कि चाइना इज लुकिंग फॉर. चाइना तो आप देखेंगे कि वो व्यापार को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. अब तो लीडर कहीं न कहीं मुक्त व्यापार के लीडर के रूप में चीन अब आगे बढ़ रहा है. इस वजह से अगर अमेरिका संरक्षणवादी नीति अपनाता है, ऐसा नहीं है कि सब अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि जापान है, साउथ कोरिया है, फिर सिंगापुर है, देयर सऊदी UAE है, देयर मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन को बहुत फायदा मिला है और पूरी दुनिया इनको मॉडल मानती है. वो चीजें पीछे होने वाली नहीं है. ये दुनिया में एकदम से व्यवस्था बदल नहीं जाएगी एक दो घटनाओं से. अब हाँ, ये इसलिए इसे याद रखिए, इसलिए क्या होता है अगर करंट अफेयर्स के बेस पे कोई सवाल आप लिखना चाहते हैं तो उत्तर हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जर्नलिस्ट लिखता है वो किसी एक ही डायमेंशन को या तो बहुत पॉजिटिव रूप में लिख देगा, नेगेटिव रूप में लिख देगा, ठीक उसका एनालिसिस नहीं हो पाता. इसलिए कोई एक घटना पढ़कर आप सोचेंगे कि मामला बन गया तो बन नहीं पाएगा दूसरा, और बिना रूट के
फ्रूट आप समझ नहीं पाएंगे। तो आज तक तो मैं ये नहीं समझ पाया करंट अफेयर्स क्या होता है, ये मैं कभी नहीं समझ पाया। अब पता नहीं आप लोगों को समझाओ तो बताइए, लेकिन मुझे समझ कोई आया नहीं यार। करंट बिना करंट अफेयर्स क्या होता है? अरे आप बेसिक चीज को पढ़ रहे हो तो वर्तमान तक आना पड़ेगा आपको। बिना और वर्तमान पढ़े जा रहे हो बिना बेसिक्स के, क्या रटो केवल, वहां से एक भी सवाल आपको मिलेगा नहीं। आप याद रखना है बात, सब रट के चले जाओ, एक भी सवाल वहां से मिलना नहीं है। अरे कोई प्रोफेसर पूछता है तो कॉन्टेक्स्ट होता है, पूछने कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है, फैक्ट इंटरेस्ट थोड़ी पूछने में। और फैक्ट हम रटे जा रहे हैं, फैक्ट रटे जा रहे हैं, दिमाग पर केवल वी आर मैक्सिमाइजिंग द बर्डन ऑन आवर ओवर माइंड। हाँ बस एक ही बात मुझे करंट में समझ में आ सकती है, अब कोई नई स्कीम चल गई भाई वो याद कर लो, हाँ वो जरूरी है। बाकी अब बताइए क्या एकदम से नया दुनिया में आ जाता है? अब नया क्या एकदम से हो जाएगा जो कल नहीं था? पता नहीं। अब मेरी बात से सहमत है नहीं सहमत है? तो पढ़ने का मुझे सबसे गलत तरीका तब आता है केवल वर्तमान को आप रटते चले जाते हैं, फैक्ट के फैक्ट। अरे जो भी चीज वर्तमान में इसको प्रेजेंट जोड़िए, अच्छा कहाँ घट रहा है ये, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अपने आप चीजें हल हो जाएंगे। केवल तथ्य तथ्य रटते रटते यही सब गलतियां तो हो रही हैं। नहीं पीटी वगैरह में इतने पढ़ने के बाद अगर पीटी का रिजल्ट रुक रहा है तो गलतियां तो यही सब हो रही हैं, केवल तथ्य रटने पर हमारा पूरा बल है। WTO समाप्त। अब फिर एक पॉलिटिकल इशू को उठाएंगे, एक इकोनॉमिक फिर एक पॉलिटिकल, हम चेंज करते रहेंगे जिससे कि आपको बोरिंग ना हो। अदरवाइज हमारे सिलेबस में एक ही चीज हम पढ़ने लगेंगे फिर तो बोर हो जाएगा मामला, इसलिए अगला। और लोग तो एकदम जान खा लिए, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, कमाल की बात है। तो छुट्टी मनाने से रोक कौन रहा है? छुट्टी, ये घूमो टहलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे लग रहा है IR थोड़ा पूरा हो जाता है, बस एक दो दिन की बात है, हम छुट्टी कर देंगे। बस IR पूरा होने के बाद, और मैं सोचा कल भी आपको बुला ही लेता, इधर 2 दिन क्लास रजिस्टर हो गई थी। कल कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं आपका? कल मैं बुला के अपना सोचता कि IR खत्म ही कर देता मैं। कल कल क्या है? क्या है? कुछ नहीं है ना? क्या करें? कल क्लास है, कब से कितने बजे से? सुबह किसकी क्लास है? अच्छा तो ऐसा कर लेते हैं कि कल शाम क्लास कर लेते हैं सुबह। कोई दिक्कत है क्या? यही टाइम सही है? तो शाम को बहुत दूर से आना पड़ता है ना, कोई बात नहीं। तो कल से अब क्लास रहेगी 10 बजे से जितना तक चल जाए, सुबह 10 बजे से, दैट्स फाइनल। अब उसमें आप अब आपके देखिए कुछ तो हमारी बात, हमने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। अब एक बात, अब सुबह 10 बजे से जितना चल जाए। अगला हेडिंग क्या करें? कल कल छुट्टी, कल पढ़ा के छुट्टी करनी पड़ेगी यार। मुझे लगता है कुछ बच जाएगा तो मंडे मंडे ट्यूसडे, बस 2 दिन और लग जाएगा। संडे मंडे ट्यूसडे, बस 3 दिन का छुट्टी। अच्छा अगला, अच्छा कुछ सवाल पूछेंगे भैया? तो कल 10 बजे पक्का? 10 बजे ही कर लेते हैं। कल संडे थोड़ा आराम से आइए, 10 बजे, 10 o'clock पे आइए। हाँ बताइए, और अब क्या पूछना है आपको? कुछ पूछना है अभी? आगे चले फिर। अगला हेडिंग है कोल्ड वार और नैम, शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन।
कोल्ड वार और नेम। अच्छा, कोल्ड वार पढ़ना हो तो आप कौन से थ्योरी अप्लाई करेंगे? क्या करें? रियलिज्म। भाई कोल्ड वार तो पूरा रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है। कोल्ड वार को जब भी हम पढ़ते हैं पूरे रियलिस्ट थ्योरी को आप अप्लाई कर लीजिए। अगर हम देखें कोल्ड वार और नेम की बात करें, पहले हम जरा कोल्ड वार कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें कि कोल्ड वार हुआ कैसे। कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा बता दें, कॉन्टेक्स्ट आपको लिखने में कहीं आवश्यकता नहीं कि दूसरी बात है, कोल्ड वार से आपको एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो भी 90 की बात है, कोल्ड वार से नहीं पूछेगा बल्कि प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर क्या पूछेगा। बस कोल्ड वार हम इसलिए बता देते हैं दुनिया में चेंज हुआ कैसे, और उसी बहाने नैम का मूवमेंट कैसे आगे आया। ऐसे आप याद रखिए, जो मेरी संभावना ऐसी है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट शासन में रहेंगे तो नैम से सवाल पूछने की टेंडेंसी कम रहेगी, क्योंकि बीजेपी वाले रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी पर, बीजेपी का पूरा थिंक टैंक रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है, तो आदर्शवादी बातों को थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी में कम अप्लाई करते हैं। और नेहरू की पॉलिसी नैम मतलब थोड़ा सा आदर्शवादी दिशा में है। यदि वो आदर्शवादी है, प्रेगमेटिक है, उसकी बात हम भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले जरा देखें कि व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर, ये हुआ कैसे, क्या था, किसके लिए था, पहला देखेंगे। अगर कोल्ड वॉर की बात भी हमें देखना पड़े तो फिर वी हैव टू गो बैक, और हमें थोड़ा सा हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट, हमें हिस्टोरिकल, हमने कहा कि कोल्ड वॉर एग्जामिनर नहीं पूछेगा बल्कि वर्तमान की बातों पूछता है। हिस्ट्री पॉलिटिक्स में बेसिक फर्क यहीं पे आ जाता है। लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें, कोल्ड वॉर शुरू कैसे हुआ। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले दुनिया में पैक्स ब्रिटानिका था, यानी पूरी दुनिया पर पॉल केनेडी ने कहा राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, तो पहले कभी दुनिया पे स्पेनिश का नियंत्रण था, पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ा, उसके बाद ब्रिटिशर्स का प्रभाव पड़ा, और ब्रिटिशर्स ने लगभग पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। ब्रिटेन वॉज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और अब देखेंगे, और ब्रिटेन का जब पूरी दुनिया पर प्रभाव बढ़ा तो ये अपने आप में उपनिवेशवाद तो फैला ही, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद फैला। वैसे ब्रिटिशर्स कभी ये बात मानते नहीं थे, ब्रिटिशर्स को लगता था ना इट्स व्हाइट्स मैन बर्डन, हम तो इस दुनिया को सभ्य बना रहे हैं, हम उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद नहीं ला रहे हैं। तो अपना अपना परिप्रेक्ष्य था, दृष्टिकोण था। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो पैक्स ब्रिटानिका इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बड़ा चेंज आया कि आफ्टर 1919, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश वॉज नो लॉन्गर द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पहली वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन घाटा हुआ, और पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को रिप्लेस किसने कर दिया? यूएस। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूएस बिकेम द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। After First World War, US became the largest economy of the world. पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। US became the largest economy of the world. अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और ये भी आप खास तौर पे देखेंगे, अमेरिका जिस समय सबसे बड़ी इकोनॉमी बना, एट दैट टाइम अमेरिका वाज अडॉप्टिंग द मोनरो पॉलिसी। भाई हम वर्तमान तक आएंगे चाइना वर्सेस यूएस में, हम अतीत से लेकर वर्तमान तक आएंगे कि दुनिया में कैसे राइज एंड फॉल हुआ। एक समय ब्रिटेन की तूती बोलती थी, ब्रिटेन नीचे आया, अमेरिका आगे बढ़ा, और अमेरिका जिस समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली से बना, एट दैट टाइम
Americans were the following the Monroe Doctrine. अमेरिकन प्रेसिडेंट मुनरो ने पॉलिसी बना रखी थी। मुनरो डॉक्ट्रिन का सीधा सा मतलब है ना, उद्धव का लेना माधव का देना। इट वॉज आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, एक अलगवादी पृथकतावादी नीति। यूएसएस प्रिफर्ड द आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी या पृथकतावादी नीति। और पृथकतावादी नीति का मतलब है कि अमेरिका वॉज वेरी क्लोजेस्ट टू यूरोप, और अमेरिका ने कहा कि वो यूरोप के झगड़ों में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसने हमेशा अपने आप को यूरोप के झगड़ों से अलग रखा। यूएस ऑलवेज ट्राई टू केप्ट इटसेल्फ अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूरोप। तो मुनरो पॉलिसी में अमेरिका ने अपने आप को अलग रखा, यूरोप के झगड़ों से अलग रखा। उस समय अमेरिका का राइज हुआ। लेकिन सवाल है कि ब्रिटेन का फॉल क्यों हुआ? व्हाट इज बेसिक रीजन बिहाइंड द फॉल ऑफ ब्रिटेन? और फिर उसके बाद हम दुनिया को आगे बढ़ाएं तो उसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही है पॉल केनेडी ने। पॉल केनेडी ने बताया क्यों आखिर में ब्रिटिश इकोनॉमी डिक्लाइन हुई, क्यों, वाई यूएस सरपास्ड ब्रिटेन। तो पॉल केनेडी ने कहा है कि व्हाट वाज रीजन बिहाइंड दैट? द प्रिंसिपल ऑफ इंपीरियल ओवरस्टेज। साम्राज्यवादी विस्तार का सिद्धांत। पॉल केनेडी से पूछा गया व्हाट इज रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटेन। तो पॉल केनेडी ने कहा इट इज बिकॉज ऑफ द इंपीरियल ओवरस्टेज। साम्राज्यवादी विस्तार का सिद्धांत। तो आप देखेंगे इंपीरियल ओवरस्टेज का मतलब क्या होता है कि ब्रिटेन का जितना आकार नहीं था, एक एक कहावत आपने गांव में सुनी होगी, उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। मान लीजिए कि आपने हर व्यक्ति से झगड़ा कर रखा है तो कहां निकलेंगे? अगर हर व्यक्ति से झगड़ा कर रखा है तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? इसलिए अगर हर व्यक्ति से झगड़ा आपने कर रखा है तो निश्चित तौर पर यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। इसी वजह से कहा गया है इंपीरियल ओवरस्टेज का सीधा सा मतलब है कि ब्रिटेन ने हर जगह हस्तक्षेप किया, हर जगह अपना प्रभाव बनाया। इसके कारण उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक बर्बादी हुई और नीचे आया। उसी समय अमेरिका क्या कर रहा था? अपने काम से काम रख रहा था। अब जरा सवाल ये देखिए, क्या इसी प्रिंसिपल को वर्तमान में अप्लाई कर सकते हैं क्या? हम वर्तमान में डिबेट देखेंगे चाइना वर्सेज यूएस, कि चाइना आगे बढ़ जाएगा, अमेरिका आगे बढ़ जाएगा। क्या इंपीरियल ओवरस्टेज का ये फार्मूला आप वर्तमान में अप्लाई कर सकते हैं चाइना एंड यूएस पे? कौन पॉलिसी अपना रहा है इस समय? एक बात आप याद रखिए, चाइना नेवर केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। भाई अब देखिए पश्चिम एशिया में इंटरफेयर कौन करता है? चाइना कभी नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है चाइना की फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए चाइना बिल्कुल, हाँ, जहां चाइना का अपना इंटरेस्ट ना जाए वो कभी नहीं जाएगा। अफ्रीका में लोकतंत्र लाना है, लोकतंत्र, चाइना सीधा कहता है भाई लड़ना है लड़ो, जाओ लड़ो, बस हमसे हमारी टार्च ले जाए, 10 रुपए की टार्च, देख देख के मारो, जाओ। जब अमेरिका से कोई पैसा लेने को आता है तो अमेरिका तमाम रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि क्यों क्यों हथियार लोगे, क्या कारण है, मानवाधिकार, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट। चाइना का तो मतलब ही नहीं है, कोई लोकतांत्रिक हो लोकतांत्रिक ना हो, हमसे मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे अफगानिस्तान में यूएस इंटरवेंशन, इराक में यूएस इंटरवेंशन, अभी फिर वेस्ट एशिया में यूएस इंटरवेंशन, अभी वेनेजुएला में यूएस इंटरवेंशन। अब यानी इस समय इंपीरियल ओवरस्टेज की पॉलिसी पर कौन है? इसलिए संकेत क्या बताते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा तो रहेंगे जैसे ब्रिटेन को यूएस ने सरपास कर दिया वैसे चाइना यूएस को कर देगा। पहला मामला ये है। दूसरी बात हम पढ़ें, अगला पॉइंट।
दूसरा प्रिंसिपल का है, गिलपिन एक इकोनॉमिस्ट है, गिलपिन ने कहा है कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में इन द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता है, बल्कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था इन द मार्केट इकोनॉमी, बाजारवादी अर्थव्यवस्था में अनेक केंद्रों का उभार होता रहता है। वेरियस सेंटर्स कंटिन्यूअसली राइज इन द मार्केट इकोनॉमी, बाजारवादी अर्थव्यवस्था में अनेक केंद्रों का उभार होता रहता है। कैसे होता है? कल 10 o'clock in the morning।